ऐ राहे हक के शहीदों वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। लगाने जो आग आए थे आशियाने को, वो शोले अपने लहू से बुझा दिए तुमने। बचा लिया यतीमी से कितने फूलों को, सुहाग कितनी बहारों के रख लिए तुमने। तुम्हें ये चमन की फिजाएं सलाम कहती हैं, ऐ राहे हक के शहीदों। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बिना माज़रत और मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान शाह। आज का बिना माज़रत है यौम दिफा स्पेशल। आज 1965 के उन शहीदों को याद कर रहे हैं और सलाम पेश कर रहे हैं जिन्होंने इस मादरे वतन के लिए अपनी जानों के नजराने दिए ताकि हम लोग इस वतन में आज़ाद तरीके से रह सकें और आज़ादी के माहौल में सांस ले सकें। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मेजर अजीज़ भट्टी शहीद के उस मकाम पर जहाँ पे उन्होंने जामे शहादत नोश फरमाया था। ये BRB कैनाल मेरे बिल्कुल पीछे, और ये वो मॉन्यूमेंट बनाया गया है जहाँ से मेजर अजीज़ भट्टी शहीद को सलाम पेश किया जाता है। ये आप देख सकते हैं कि मकाम शहादत मेजर अजीज़ भट्टी शहीद निशान हैदर सबसे बड़ा फ़ौजी एजाज़ हासिल किया मेजर अजीज़ भट्टी शहीद ने 1965 की जंग में, जो मार्का था पाको हिंद के दरमियान, और दुश्मन ने पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश की और अपने नाकाम अज़ाइम के साथ वो पाकिस्तान के ऊपर कब्जा करना चाहता था। दुश्मन ये चाहता था कि इस्लाम के किला को फतह किया जाए और कुफार का अलम यहाँ पे सरबुलंद किया जाए, लेकिन दुश्मन के नाकाम अज़ाइम को मेजर अजीज़ भट्टी शहीद जैसे हमारे सिपाहियों ने, हमारे फौजियों ने, हमारे अफसरान ने उस तमाम तर अज़ाइम को नापाक बनाया और मलिया मेट कर दिया। आज इसी प्रोग्राम में हम सलाम पेश करेंगे। यहाँ पे मजीद जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि उस वक्त 17 पंजाब हैदरी बटालियन ऑफिसर्स की यूनिट यहाँ पर मौजूद थी, जिनके दीगर अफसरान के नाम भी आपके लिए जानना इंतहाई ज़रूरी है। 17 पंजाब हैदरी बटालियन ऑफिसर्स की जो यूनिट यहाँ पे मौजूद थी, मेजर अजीज़ भट्टी शहीद के हमरा यहाँ पे लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद इब्राहिम कुरैशी भी मौजूद थे, मेजर मोहम्मद असगर भी मौजूद थे, मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद भी यहाँ पे मौजूद थे, मेजर SA मालिक, मेजर SHK बलोच, कैप्टन अब्दुल माजिद खान, कैप्टन मदाओ हुसैन खान, कैप्टन SS ज़ियाउद्दीन अहमद, कैप्टन दिलशाद शाह हाकिम, कैप्टन अनवर मुनीरुद्दीन, कैप्टन मोहम्मद अरशद चौधरी, लेफ्टिनेंट अब्दुल रहमान और लेफ्टिनेंट शहबाज खान। ये वो तमाम लोग थे जो इस जगह पर मौजूद थे। आपको बड़े अच्छे तरीके से इस चीज़ का इल्म है कि भारत की जानिब से जो प्लान बनाया गया, वो प्लान ये था कि BRB कैनाल को क्रॉस करते हुए वो लाहौर शहर में दाखिल होंगे, और उन्होंने इस अज़म का इजहार किया था कि उस वक्त के उनके वज़ीर आज़म को लाहौर शहर में तोपों की सलामी दी जाएगी और उसके बाद जिमखाना में वो अपनी जो है जश्न है उसको मनाएंगे। लेकिन मेजर अजीज़ भट्टी शहीद की तरह के हमारे जो दीगर जवान थे, उन्होंने अपनी जानों के नजराने दिए। वो टैंकों के नीचे खुद लेट गए, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान के पास वो हथियार मौजूद नहीं थे, लेकिन जो चीज़ मौजूद थी, जो कुफार के पास मौजूद नहीं थी या जो भारत के पास मौजूद नहीं थी, वो था जज्बा शहादत, ईमान की मजबूती। ईमान की मजबूती के तहत अपने इस मादरे वतन को दिफा किया भरपूर तरीके से। आज हम सलाम पेश कर रहे हैं उन शोहदा को जिन्होंने अपने इस मादरे वतन को महफूज फरमाया। इस मकाम पर जहाँ पर हम मौजूद हैं, यहाँ पर जब हम गुफ्तगू करते हैं 1965 की जंग की और बात करते हैं दुश्मन मुल्क के का हमला करने की, तो इस मकाम पे इस फिजा में आके वो फीलिंग, वो इमोशंस, वो जज्बात महसूस किए जा सकते हैं। इस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो वो जज्बात महसूस कर रहा हूँ। आप यकीन मानिए कि जो शहादत का जज्बा लेके मेजर अजीज़ भट्टी शहीद ने 5 रोज तक दुश्मन के टैंकों का मुकाबला किया, भारी आर्टिलरी का मुकाबला किया, वो यकीनी तौर पे एक बहुत बड़ा जज्बा था। वो जज्बा ईमानी था जिसके तहत यहाँ पे उन्होंने अपने साथियों के साथ, अपनी यूनिट के मुख्तलिफ अफसरान के साथ, जवानों के साथ इस मादरे वतन का दिफा किया और दुश्मन के जो नापाक अज़ाइम थे उनको मिट्टी में मिला दिया।
नाज़रीन, पूरी कौम इस वक्त यौम दिफा जोश व जज्बे के साथ मना रही है। हम मौजूद हैं इस वक्त मेजर अजीज़ भट्टी शहीद के उस मकाम पर जहाँ पे 1965 की जंग में उन्होंने जाम शहादत नोश फरमाया था। मेरे साथ वादिद रमीज़ साहब मौजूद हैं। जब 1965 की जंग हुई थी तो कौमी मिली नगमों ने बड़ा अहम किरदार अदा किया था। आवाम का, पाकिस्तानियों का जो जोश और जज्बा था और खून था उसको गरमाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया था। उस वक्त मैडम नूर जहाँ के गाने रेडियो पाकिस्तान से जब बराह रास्त नशर किए जाते थे तो कौम का एक जो जज्बा था वो बहुत ज़्यादा दीदनी था। आज उसी जज्बे को एक मरतबा फिर याद करने की कोशिश करेंगे। वादिद रमीज़ हमारे साथ मौजूद है। रमीज़, बहुत शुक्रिया आप यहाँ पर आए हैं। क्या सुनाएंगे हमें आज? मैं मैडम जी ने एक तराना पेश किया था, ए वतन के सजीले जवानों, वो मैं पेश। चलें प्लीज़। ए वतन के सजीले जवानों, ए वतन के सजीले जवानों, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं। वतन के सजीले जवानों, ए वतन के सजीले जवानों, सरफरोशी है ईमान तुम्हारा, जुर्रतों के परस्तार हो तुम, सरफरोशी है ईमान तुम्हारा, जुर्रतों के परस्तार हो तुम, जो हिफाजत करे सरहदों की, वो फलक बोस दीवार हो तुम, ऐ शुजात के जिंदा निशानों, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नगमे तुम्हारे लिए। क्या बात है। वतन के सजीले जवानों, बीवियों माओ बहनों की नजरें तुझको देखें तो यूं जगमगाएं, जैसे खामोशियों की जुबां से दे रही हो वो तुझको दुआएं। ऐ कौम के जरी पासबानों, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं। वतन के सजीले जवानों, तुम पे जो कुछ लिखा शायरों ने, उसमें शामिल है आवाज मेरी, तुम पे जो कुछ लिखा शायरों ने, उसमें शामिल है आवाज मेरी, उड़ के पहुँचोगे तुम जिस फलक पर, साथ जाएगी परवाज मेरी, चांद तारों के है राज़दानों, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं। वतन के सजीले जवानों। क्या बात है रमीज़ साहब, वैसे तो मैंने एक आपसे नगमा सुनना था, लेकिन
मैं भी डिफाइन नहीं कर पा रहा कि मैं आपने मुझे पहुंचा दिया है उस कैफियत में कि मैं यहाँ पे एक तो इस मकाम पे बैठ के आपको वो तमाम तर जो फीलिंग है वो बदल जाती है। हम जब आ रहे थे तो फीलिंग मुख्तलिफ थी, जिस तरह इस मकाम पर और फिर बैठ गए हैं तो फीलिंग ही मुख्तलिफ हो गई है। तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि एक और मैडम नूरजहां का कोई गाना अगर आप हमें सुनाएं। मैं पेश करता हूँ। हे पुत्र हटाते नहीं बिक दे, हे पुत्र हटाते नहीं बिक दे, तू लभदी फिरे उधार कुड़े, देने मेरे दाता दी, नाए में टकरा मार कुड़े, पुत्र हटाते नहीं बिक दे। हे पुत्र विकाऊ चीज वाह नहीं, क्या बात है। हे पुत्र विकाऊ चीज नहीं, मुल दे के चोली पाए नी, एडा सस्ता माल नहीं, कितों जाके मंग ये नी, सौदा नकद भी नहीं मिलदा, तू लभदी फिरे उधार कुड़े, पुत्र हटाते नहीं बिक दे। ए शेर बहादुर गाजी ने, शेर बहादुर गाजी ने, वाह। ए शेर बहादुर गाजी ने, ए किसे कोलों भी हर दे नहीं, ए ना दुश्मना कोलों की डरना, ए मौत कोलों भी डर दे नहीं, अपने देश दी इज्जत तू जान अपनी देंदे वार कुड़े, पुत्र हटाते नहीं बिक दे। क्या बात। तन फागने होना मामा दे, तन फागने होना मामा दे, जिन्ना मामा दे जाए ने, तन फागने पैण परावा दे, जिन्ना गोदियां वीर खिडाए ने, मान ने माना वालियां दे, नहीं इस दी तैनू सार कुड़े, पुत्र हटाते नहीं बिक दे। बहुत खूब वादत, बहुत अच्छा आपने परफॉर्म किया। मुझे ये बताएं कि वैसे एक सवाल जहन में आया कि जो मैडम नूरजहां के ये नगमे हैं ख़ास तौर पर, जिसने पूरी कौम को अपने शहर में जकड़ दिया था और आज भी ये नगमे उसी तरीके से याद है। बेशक। कितना मुश्किल है एक सिंगर के लिए नगमा परफॉर्म करना? ये पहली बात है, ये मैडम नूरजहां में जो रूह थी वो उन फौजियों का दर्द था, उस रूह में शामिल जो आज ये जिंदा है। और मैं सलाम पेश करता हूँ उन माओं को, उनके बेटों को, जिन्होंने उस वक्त अपनी जानें देकर आज हमें एक आज़ादी बख्शी है। ये सब उन्हीं का नतीजा है और ये नगमे कभी मर नहीं सकेंगे, क्योंकि इन नगमों में उन रूहों का दर्द शामिल है जिन्होंने अपनी जानों का नजराना दिया। और आप जब अभी यहाँ पे परफॉर्म कर रहे थे तो यकीन करें रोंगटे खड़े हो रहे थे, क्योंकि वो सारी याद, वो मंजर हम तो नहीं देखा हमने, हम तो, हमारी तो उम्रें इतनी नहीं है, हम तो तब पैदा भी नहीं थे, लेकिन वो मंजर जो 1965 की जंग का मंजर था वो जहन में आता है। जी बिल्कुल, बस वो उनकी जो रूहें हैं, ये सारा उनका असर है जो हम आज भी ये नगमे
उनकी जो याद मनाते हैं। कितना मुश्किल होता है एक सिंगर के लिए वही नगमा दोबारा पढ़ना, परफॉर्म करना? बस ये एक हम खिदमत ही होती है सिंगर की, तो वो जो भी पेश करता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया वालिद रमीज़ नाज़रीन हमारे साथ मौजूद है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, शहीद का जो लहू है वो कौम की ज़कात है। आज 6 सितंबर यौम दिफा मनाया जा रहा है और प्रोग्राम के आगाज़ में हमने आपको 1965 के हीरो मेजर अजीज़ भट्टी शहीद की जाम शहादत जहाँ पे उन्होंने नोश फरमाई वो जगह दिखाई, वो मकाम दिखाया और आपको मिली नगमे भी सुनाए। आज तक 6 सितंबर 2020 को हम 6 सितंबर 1965 को तो याद करते ही करते हैं, लेकिन आज हम 6 सितंबर 2020 को आज तक जिन लोगों ने इस मादर वतन के लिए, अपनी सरजमीन, अपनी मिट्टी के लिए, इसके दिफा के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किया, आज हम उन तमाम लोगों को सलाम पेश कर रहे हैं, क्योंकि आज हम यौम दिफा मना रहे हैं। हमारे वो तमाम भाई, वो तमाम बहनें जिन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश किए इस मादर वतन को बचाने के लिए, आज हम उनको सलाम पेश कर रहे हैं। आज आपको एक और कहानी सुनाते हैं। 8 सितंबर 2016 को कश्मीर कोटली नक्याल सेक्टर में हवलदार नवीद ने भी अपनी जान का नजराना पेश किया अपने मादर वतन के लिए, और उस वक्त अपनी चेक पोस्ट में मौजूद थे जब दुश्मन की जानब से हमला किया गया। और हमेशा दुश्मन पाकिस्तान पे मैली आंख रखता है, हमेशा ये सोचता है कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए, लेकिन सलाम है उन शहीदों को, उन गाजियों को, उन जवानों को जो अपने वतन, हमारे वतन के लिए अपनी जानों के नजराने पेश करने से दरेग नहीं करते। हवलदार नवीद की अहलिया मेरे साथ मौजूद है, उनकी छोटी मासूम प्यारी सी बच्ची मेरे साथ मौजूद है। 4 साल हो गए, इन्होंने एक बहुत बड़ा रुतबा पाया है, इनके शौहर ने, वो शहीद हुए हैं और कहते हैं शहीद कभी मरता नहीं है, शहीद हमेशा ज़िंदा रहता है। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? खैरियत से? मैं चाहूँगा कि आज एक तो जहाँ पे सलाम पेश किया जा रहा है तमाम उन शोहदा को, आपके हस्बैंड को भी हम सलाम पेश करें, मैं, मेरी पूरी टीम, हमारा पूरा इदारा दुनिया मीडिया ग्रुप आपको सलाम पेश करता है कि आप लोगों ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। अब 4 साल का अरसा बीत गया। पहले तो मैं आपको 4 साल पहले लेके जाना चाहूँगा कि 4 साल पहले जब ये वाक़या पेश आया और जब ये रुतबा, ये मकाम हासिल किया, क्योंकि ये अफसोस तो होता है इंसान को, लेकिन खुशकिस्मत थी आप कि आपके हस्बैंड जब आर्मी में गए तो वो ये सोच लेकर गए कि मैं शहीद हूँगा, मेरा नाम लिखा जाएगा उन शोहदा में और उन अजीम हस्तियों में मेरा नाम लिखा जाएगा। तो 4 साल पहले जब ये वाक़या पेश आया, किधर थी आप? हम लोग लाहौर में थे। वैसे ये है कि उनको शहादत का, जैसा आप कह रहे हैं, शुरू से बहुत शौक था। साचिन ग्लेशियर में भी रहे, वजीरिस्तान साचिन भी रहे। साचिन ग्लेशियर में बहुत टफ टाइम था। बहुत टफ टाइम होता है, उनके लिए भी टफ था, मेरे लिए भी ऑब्वियसली टफ था। मैं लाहौर में थी, वो साचिन ग्लेशियर में थे और बहुत कितना अरसा रहे वहाँ पे? वो तकरीबन 3 years, 3 साल साचिन रहे। 3 साल वो बहुत डिफिकल्ट टाइम था। कभी फ्रॉस्ट बाइट हो जाती, कभी उनके पाँव कुछ हो जाते, कभी हाथ। एडमिट कर CMH में एडमिट रहते, बहुत टफ टाइम था। वो वाक़यात बताते थे साचिन ग्लेशियर के आगे कि वहाँ इंसान तो इंसान के पौधा, चुन प्रिंट, कोई चीज कुछ नहीं होता। वो एक इग्लू में बंद है और वो जो 3-4 साथी हैं इकट्ठे, बस वही है वहाँ पे। बिल्कुल सबसे मुश्किल चीज तो तन्हाई, बिल्कुल इंसान अलोन। जिस चेक पोस्ट पे वो थे 3 लोग वहाँ मौजूद थे। अच्छा, ये जो आपने बात की है, अभी हमने कोविड-19 ये कोरोना वायरस जो आया तो हमने लॉकडाउन देखा, हमने देखा कि हम तन्हाई में किस तरीके से पागल हो जाते हैं। हम अपने घरों में अपने अहला खाना के साथ रहते हुए भी परेशान हो रहे थे कि हम बाहर नहीं निकल पा रहे। तो वो तो मादर वतन, उनका घर पूरा पाकिस्तान, तो उसके दिफा के लिए 3 साल अकेले रहे हैं वहाँ पे। 3 साल। और बहुत चेक पोस्ट ऐसी थी, वहाँ खाने पीने का भी कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं था। कहते थे हेली से खाना आता था, फौरन खा लेते थे, फ्रीज ना हो जाए। -40 -50 तक टेम्परेचर था वहाँ पे। बहुत मुश्किल टाइम था। पूरी फौजी की पूरी जिंदगी बहुत मुश्किल है, लेकिन वो खुश, वो फिर भी खुश रहते हैं। तो उनके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट होती थी, हमेशा। कभी मैंने उनके मुंह से ये नहीं सुना कि मैं तंग हूँ, मैं परेशान हूँ, कभी नहीं।
हालांकि मैं कहती थी आप लाइफ से कभी परेशान नहीं हो जाते, ज़िंदगी के मसाइल से, कभी उनके चेहरे पे मुस्कुराहट थी। नहीं तो आप नहीं कहती थी कि आप 3 साल वहाँ रह रहे हैं, फिर कहाँ जा रहे हैं, मैं यहाँ पे हूँ, बच्चे मैं पाल रही हूँ, बच्चे भी मिस करते हैं वालिद को, वालिद का आना ज़रूरी है, बच्चों की ख्वाहिशात होती हैं, लड़ाई नहीं करती थी? नहीं, जब एक जज्बा मैं उनमें देखती थी कि कोई बात नहीं, वतन की शहादत, वतन की हिफाजत के लिए, और एक बहुत बड़ा मर्तबा है हदीस पाक के मुजाहिद जिसके मतलब हो सकता है मुझसे कोई गलती हो जाए, कुछ ऐसा मफहूम है कि जो कदम बॉर्डर के सरहदों की हिफाजत पे हैं उनको जहन्नम की आग उन्हें नहीं छू सकती। जब ये हदीस सुन लेती थी अल्लाह ताला उनको मतलब बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, वतन की हिफाजत कर रहे हैं, और वो बहुत एक्साइटमेंट से आके वाक़यात बताते थे। अच्छा, अब मैं तो आपको डर नहीं लगता था जब वो वाक़यात बताते थे? खौफ तो आता, ये आता था कि इतनी बर्फ, और वो बताते इस अंदाज में थे ना कि लगता था बहुत खुश हैं, वो बहुत इंजॉय कर रहे हैं। यार वहाँ ये माल्टों के साथ फुटबॉल खेल रहे होते हैं, फ्रीज हो जाते हैं, ईच एंड एवरीथिंग इज़ फ्रोजन फॉर्म, और खाना हमारा फ्रीज हुआ होता है, और इवन कि वो शेव का बताते थे, शेव हमारी इतनी इतनी बढ़ जाती है, बार बार वहाँ अवेलेबल नहीं था, पीछे नीचे चेक पोस्ट पे आते फिर आके शेव करवाते। एक फ़नी वाक़या ये कि बार बार उनकी शेव करने पे तैयार नहीं था। अच्छा। जितने लोग थे कहते तुम लोग इतनी बड़ी दाढ़ियाँ हैं तो मैं कैसे शेव कर दूँ, मतलब क्लीन शेव बंदा वहाँ जाके इतनी बड़ी दाढ़ी हो जाती थी, और वो बहुत मुश्किल हालात हैं। सचिन ग्लेशियर में बहुत मुश्किल। उसके बाद ये कश्मीर पोस्टिंग हुई इनकी, या उसके बाद वज़ीरिस्तान गए? वज़ीरिस्तान गए। सचिन के बाद जो सेकंड महाज उनका था वो वज़ीरिस्तान था। वज़ीरिस्तान में हमारी पूरी यूनिट रही है, दत्ता खेल और जो इलाके वहाँ के हैं, बहुत मुश्किल, वहाँ भी बहुत मुश्किल, लेकिन एक जज्बा था, जज्बा उनके अंदर हमेशा मुझे नज़र आता था कि मैं वतन के लिए कुछ कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ। हमेशा उनका ये था मैं कुछ ऐसा करूँ कि दुनिया बस मुझे याद करे, और आज दुनिया याद कर रही है उन्हें। बिल्कुल सही बात है। तो जब कश्मीर गए तो आप लाहौर थी, और जब ये वाक़या हुआ, जब उन्हें ये रुतबा जो वो चाहते थे उन्हें रुतबा मिला, तो आपको जब इत्तला मिली, आप यहाँ पे थी, मैं चाहूँगा ज़रा थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाऊँ, वो मोमेंट तो आप भूल नहीं सकती, लेकिन जो हमारे देखने वाले उनसे भी वो शेयर करें कि वो मोमेंट क्या था जब आपको पता लगा। उनके बिल्कुल वहमो गुमान में भी नहीं था, बड़ा मुश्किल है बयान करना ये सब कुछ, लेकिन ना मेरे वहमो गुमान में था ना, मतलब एक दिन पहले उन्होंने बात की, मोर्चों पे अगला सवाल था कि तो कितनी देर पहले बात हुई थी? एक दिन पहले बात। मोर्चों पे होते थे, जब पीछे आते तो कहते अब मैंने फोन निकाला है, और 2-4 मिनट की कॉल होती थी, बस इतनी, बस आखिरी गुफ्तगू क्या थी? कहते थे मैं आपको आलो की रिपोर्ट देने लगा हूँ, यही उनका होता था कि थका हुआ आया हूँ, लेकिन मैंने कहा बेगम को आलो की रिपोर्ट दे दो, बस आलो की बेगम को रिपोर्ट देना जरूरी था कि आलो के। तो मतलब लास्ट टाइम वही बात थी, बस बच्चों के साथ बार बार कहते मैं नवीरा से बात करवाओ, अदनान से बात करवाओ, नुमान से बात करवाओ, बच्चों से बार बार बात की है, और उसके बाद बस यही कि ज़्यादातर अक्सर तो वो जैसे कहा करते थे, अब मुझे उनकी बातें याद आती हैं कि अल्लाह ताला मुझे साचिन में भी भेजा, वज़ीरिस्तान में भी, अब बस शहादत का मर्तबा रह गया। बच्चों को कहते थे बेटा मैं टफ टाइम्स देखे, लेकिन वो जो जज्बा था वो कहते थे शहादत मुझे भी मिली नहीं है, नसीब नहीं हुई, तो वही कहते रहते थे बार बार कि मैंने शहीद होना है। बच्चों को बिठा के बताते थे बेटा मैं गाजी हूँ, 2 जगहों से गाजी होके आया हूँ, फ़ख्र से बताते थे कि मैं गाजी हूँ। उनके वालिद साहब भी आर्मी से हैं, वो भी गाजी हैं, मेरे वालिद साहब भी आर्मी से हैं। अच्छा, पूरी फैमिली आर्मी से? पूरी फैमिली आर्मी। तो आपके बच्चे कितने हैं? बच्चे 2 बेटे हैं माशाल्लाह, एक बेटी अच्छा। है। बड़ा बेटा जो सिविल इंजीनियरिंग कर रहा है, छोटा मिलिट्री कॉलेज है में। अच्छा, वो भी आर्मी में जा रहा है? वो भी इंशाल्लाह, बच्चों की तो ख्वाहिश है कि आर्मी में ही जाना। वाह वाह माशाल्लाह। आपकी बेटी से बात करें, फिर जरा थोड़ी सी आपसे बात करते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? नवीरा। नवीरा कौन सी क्लास में पढ़ती है? 8th क्लास में। 8th क्लास में, यानी जब आपके बाबा शहीद हुए तो आप 4th क्लास में थी, 4 साल पहले। क्या हुई थी आखिरी बात बाबा से? बस ईद करीब थी, 1-2 दिन रह गए थे, तो यही बात हो रही थी। मैं कहा पापा ईद आने वाली है, तो 2 ड्रेसेस मैंने ले लिए, एक आपके साथ जाके लूँगी। कहते ठीक है। फिर कहते किस तरह का चाहिए? मैं कहा फ्रॉक चाहिए। फिर कहते कि तुम्हारी बर्थडे भी करीब है, क्या गिफ्ट चाहिए तुम्हें? मैं कहा मुझे बीए गिफ्ट करें, मुझे बीए का बहुत शौक़ था। तो इसी तरह फिर काफ़ी देर में बात करती रही। सबसे ज़्यादा वो मेरी उनके साथ थी फ्रेंडशिप, सबसे ज़्यादा मैं उनको तंग भी करना, उन्होंने सबसे ज़्यादा बात भी मेरे साथ करनी। तो काफ़ी देर इसी तरह बातें करती रही, ईद के मतलब, बर्थडे के मतलब। मैं कहा आप छुट्टी कब आ रहे हैं? कहते हैं इंशाल्लाह ईद के दूसरे दिन तक आ जाऊँगा। मैं कहा अच्छा। तो इसी तरह बात होती रही, और जब उनकी शहादत हो गई, ईद के दूसरे दिन मेरी बर्थडे थी,
तो मेरे बर्थडे पे फिर यूनिट की तरफ से मुझे गिफ्ट आई थी, फ्रॉक भी और बियर भी। यूनिट ने भेजे आपको? बड़ा अजीब लम्हा है। अपनी वालदा से मैं चाहूँगा बात करूँ, क्योंकि इस बच्ची की गुफ्तगू सुन के मेरे पास तो अल्फाज नहीं है कि मैं क्या गुफ्तगू करूँ, क्या बात करूँ। बहुत से लम्हात हम कवर करते हैं, हार्ड गुफ्तगू करते हैं, सब इश्यूज़ हाईलाइट करते हैं, टेररिज्म दिखाते हैं, हार्ड एरियाज़ वज़ीरिस्तान की बात की, वज़ीरिस्तान जाके हमने कवर किया, प्रोग्राम्स किए। लेकिन इस बच्ची की आवाज़ की जो दर्द थी ना, उसने सारे अल्फाज बुला दिए। मेरे पास अल्फाज नहीं है भाभी कि मैं आपको क्या सवाल करूं, क्योंकि ये नवीरा ने जो बात की है ये बहुत बहुत बड़ी बात है कि उसकी बर्थडे थी, ईद आ रही थी, वो बाबा का इंतज़ार कर रही थी और उनसे बात कर रही थी कि अब बाबा आएंगे, 2 ड्रेसेस ले लिए, एक ड्रेस लेना है बाबा के साथ जाके। अब वो खला तो पूरा नहीं हो सकता, लेकिन एक चीज़ का फ़ख्र है आप लोगों को और हमें फ़ख्र है आप लोगों पे। हम सलाम पेश करें आप लोगों को, क्योंकि अगर नवीद ना होते तो शायद और कितने लोग शहीद हो जाते और कितने लोग दुनिया से चले जाते। वो कहते हैं कि शहीद जो है वो दुनिया को बचा जाता है, अपनी कुर्बानी दे जाता है। तो अब एक 4 साल का अरसा बीत गया है। 4 साल बाद आप देख रहे हैं आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं। नवीद साहब के बग़ैर इनकी परवरिश करना कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल है, जाहिर बात है। मुझे माँ भी और बाप भी बन के करना पड़ रहा है, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ पे तो मेरा यकीन है कि शहीद जिंदा है। बेशक वो हर लम्हे मुझे गाइड कर रहता है। वाह। आप शायद ये आम लोग यकीन ना करें, जब मैं बहुत परेशान हो जाऊँ कि ये काम करूँ कि ना करूँ, कुछ समथिंग कन्फ्यूजन हो जाए, तो वो ख्वाब में मुझे नज़र आते हैं और बाकायदा मुझे कहते हैं कि बेगम ये काम ऐसे। अरे वाह। बाकायदा जब भी मैं परेशान हूँ, जब भी किसी भी सिचुएशन में, तो वो मुझे आपको गाइडलाइन दे रहे हैं, गाइडलाइन दे रहे हैं, साथ हैं वो हमारे, बिल्कुल साथ हैं। इवन के बड़ा बेटा अभी वो आपसे मुलाकात नहीं हो सकी, पिंडी गए में, तो वो कहता है कोई काम मुझे कहे ना मामा ये काम कर लो। पहले भी ऐसा होता था, मामा ये काम कर ले, मैं कहती तुम्हारे पापा से पूछ के बताऊंगी। तो उसको पता था शाम को पापा की कॉल आनी है, मामा पूछ लेंगे। अब भी वो यही कहते हैं मामा ये काम कर लो, मैं कहती अच्छा सोच के बताऊंगी। कहते हैं मुझे पता है आपको गाइडलाइन मिल जाएगी। बच्चों को भी इस चीज़ पे यकीन है कि शहीद हमारे साथ हैं, वो हमारे साथ हैं, हर वक्त हर जगह हमें रहनुमाई कर रहे हैं। बहुत थोड़ा सा ये बताएं कि फैमिली ने किस तरह सपोर्ट किया आपको? फैमिली ने, मेरे अम्मी अबू ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा। मेरे अम्मी अबू बिल्कुल हर लम्हा मेरे साथ थे। पहले भी मेरे अबू मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। अच्छा। यानी आप अपने सब बहन भाइयों से माशाल्लाह करते हैं, लेकिन मैं शायद स्टडी की वजह से, मैं स्टडी में बहुत अच्छी थी, अबू भी एजुकेशन कोर में है, तो मैं हमेशा टॉपर रही हूँ, मतलब फर्स्ट पोजीशन वगैरह, शील्ड्स मेडल्स वगैरह। अबू मुझसे शुरू से बहुत प्यार करते थे, लेकिन अब जाहिर है नवीद की शहादत के बाद उनका प्यार और बढ़ गया। अब हर लम्हे उनका ध्यान मेरी तरफ रहता है। और नवीद भाई वगैरह कितने भाई थे? वो लोग 5 भाई। 5 भाई थे। वो लोग भी आपको सपोर्ट करते रहे हैं सारी? हाँ जी, वो लोग भी जाहिर है उनके भाई हैं, तो उनके लिए तो वो बच्चों को देखते हैं, कहते हैं इनमें हमें अपना भाई नजर आता है। वाह। कौन देख रही है आपको? लोग सुन रहे हैं, यौम दिफा मना रहे हैं, और हम पिछले कुछ अरसे से हम एक जज्बा भूल जाते हैं, फिर ऐसे मौक़ों पे जज्बा याद आ जाता है। हमारी बदकिस्मती रही है कि हमें डिवाइड किया जाता है। क्या मैसेज देंगे उन लोगों को जो देख रहे हैं और डिवीज़न की तरफ जाते हैं? उनको क्या मैसेज देंगे? कितना मुश्किल है नवीद जैसे कई लोग जो अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर देते हैं, जाम शहादत नोश फरमाते हैं और इस मादरे वतन को बचाते हैं। क्या मैसेज देंगे? मैं यही मैसेज दूंगी कि जो हमने कुर्बानी दी है अपने वतन के लिए दी है, और मेरे वतन के लोगों को चाहिए इस कुर्बानी की कदर करें। कदर इसी तरह करें कि आपस में एक हो जाएं। ये जो फिक्र परस्ती, आपस में लड़ाई झगड़े, ये चीज़ें ख़त्म हो जानी चाहिए। सबको एक होके, जब हम एक होंगे तभी हमारा मुल्क कामयाबी हासिल कर सकेगा। और इसी मकसद के लिए कुर्बानी दी जाती है। बॉर्डर को सिक्योर इसलिए किया जाता है ताकि दुश्मन जो मैली आंख से देखता है वो कोशिश करता है कि हमें नुकसान पहुंचाए, हमें लड़ाए, हमें डिवाइड करे। तो वो डिवीज़न ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, वो लोगों को यही देखना चाहिए कि हम लोग ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है कि हम लोग ही जान सकते हैं। शहीद की फैमिली को पता होता है कि बेशक वो हमारे साथ है, हमारा यकीन है शहीद जिंदा है, लेकिन जो फिजिकली साथ बैठे बच्चों के साथ बातें हैं वो चीज़ें तो नहीं है ना। वो कुर्बानी तो हमने दी है, और किसके लिए दी है? तो जब सब हलाली परचम में लपेट कर उनको लाया गया था, वो क्या मंजर था? बहुत मुश्किल है बयान करना,
बहुत मुश्किल है वो मंजर बयान करना, लेकिन मैं कोई एक बात जो उनकी आपको बहुत याद आती हो, कोई एक बात जो बहुत याद आती हो, हर लम्हे याद आती हो? वो ना मेरे हस्बैंड की आदत बहुत अच्छी थी, वो बहुत खुश इखलाक थे। उनके कोलीग्स फ्रेंड्स जो भी मिलते हैं कहते हैं उसके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट होती थी। वाह। और कोई बड़ी सी टेंशन नहीं थी, बेगम मैं हूँ तो क्या है गम। ये डायलॉग अक्सर बोला करते थे, बेगम मैं हूँ तो क्या है गम। और यही डायलॉग उन्होंने पाकिस्तान के लिए बन के दिखाया कि अगर मैं हूँ तो पाकिस्तान को क्या है गम। नवीरा से ही बात करें। नवीरा, कुछ सुनाना चाह रही हैं आप हमें? जी, मुझे पोइट्री का बहुत शौक है। पोइट्री का बहुत शौक है जी। वाह वाह वाह। तो कुछ सुनाए ना हमें। यौम दिफा है, 6 सितंबर है, पूरी कौम आज वो मना रही है। जले न जब तक दीप शहीदों के लहू से, कहते हैं कि जन्नत में चिरागा नहीं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। और सुनाए। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, लहू जो है शहीद का वो कौम की ज़कात है। वाह। और क्या सुना रही हैं? और बस मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी प्लीज। कि ये बात मैंने भी अपने दिल में हमेशा रखी है, शहीद के लिए कभी आंसू नहीं बहाते। बहुत बड़ी बात कह दी आपने। कितनी एज है आपकी? 13 ईयर्स। 13 साल की बच्ची इतनी बड़ी बात कह गई है। और ये हकीकत बात है, क्योंकि शहीद के लिए आंसू बहाने नहीं चाहिए। शहीद जिंदा रहता है और जिंदा जावेद के लिए आप आंसू नहीं बहाते, अफसोस नहीं करते, क्योंकि वो जिंदा है। थैंक यू। बच्ची ने मुझे इतना सिखाया है। कभी मैं कह दूँ ना कि मैं एक विडो हूँ, कहती है मामा विडो नहीं है। मामा आप खुद को विडो ना कहा करें। बच्ची अपनी उम्र से बहुत बड़ी हो गई है। मुझे कहते हैं शहीद जिंदा होता है तो आप विडो नहीं है, आप मिसेज हवालदार नवीद शहीद है, आप कभी भी खुद को विडो ना कहा करें। वाह ये वाह बच्ची ने मुझे सिखाया है। ये बच्ची बहुत बड़ी हो गई है। और हम दुआ करते हैं कि जो नवीद ने इनके लिए ख्वाब सोचा था वो ख्वाब पूरे होंगे और ये उनका नाम रोशन करेंगे जिस तरह उन्होंने पूरी कौम का नाम रोशन किया है। तो हमारी दुआ ये है कि नवीरा भी अपने वालिद का नाम रोशन करें। जी आपका बहुत शुक्रिया, हमने आपका कीमती वक्त लिया। आपकी बेटी का बहुत शुक्रिया, हमने उनका कीमती वक्त लिया। और मैं बिना माजूद की पूरी टीम, लाहौर न्यूज़ इंडिया मीडिया ग्रुप, हम तमाम लोग सलाम पेश करते हैं उन शहदा को जो 1947 से लेके 6 सितंबर 2020 तक, यानी आज की तारीख तक इस मादर वतन के लिए अपनी जानों के नजराने दे चुके हैं, ताकि आप, मैं, हम तमाम लोग आज़ादी के साथ रह सकें, आज़ादी में सांस ले सकें। हमें किसी की गुलामी ना करनी पड़े, क्योंकि शहादत का जो जज्बा है, रुतबा है, वो बहुत बड़ा है। और जिस तरह प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने आपको बताया कि 1965 में भी जो दुश्मन ने सोचा था वो यही सोचा था कि वो बहुत बड़ी फ़ौज है और वो पाकिस्तान पे काबिज़ हो जाएगी, इस्लाम के किले को फ़तह कर लेगी। लेकिन उसके जो नापाक अज़ाइम थे वो तब भी खाक में मिलाए गए और वो आज तक खाक में मिलाए जा रहे हैं। और हमें ये उम्मीद करते हैं और हमें ये यकीन है, ना सिर्फ उम्मीद करते हैं बल्कि हमें ये यकीन है इस बात का कि जब तक नवीद जैसे बाकी हमारे भाई, हमारे साथी, हमारे अफसरान, हमारे जवान मौजूद हैं, दुश्मन के हमेशा नापाक अज़ाइम को खाक में ही मिलाया जाएगा। प्रोग्राम में वक्त देते हैं ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक और वापस आते हैं। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, 6 सितंबर 1965 की याद में आज पूरी कौम यौम दिफा मना रही है। 6 सितंबर 1965 को क्या हुआ था, इसी पे आज बात करने के लिए हमारे पास तारीखदान रियाज हुसैन चौधरी साहब मौजूद हैं। ये उस वक्त मौजूद थे। ये तारीख के उस झरोकों में हमें लेके जाएंगे वापस और याद दिलाने की कोशिश करेंगे इस कौम को कि 1965 की जो जंग थी, जो भारत के नापाक अज़ाइम थे, जो भारत ने सोचा था कि वो लाहौर से पाकिस्तान में घुसेंगे, हमलावर होंगे और उसके बाद लाहौर के जिमखाना में आके वो जश्न मनाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि उनके उस वक्त के वज़ीर आज़म को लाहौर में ही टैंकों से यानी तोपों से सलामी दी जाएगी कि उन्होंने इस्लाम का किला फ़तह कर लिया है। ये वो नापाक अज़ाइम थे जो भारत लेके 1965 में पाकिस्तान गया और हमारे से कई गुना बड़ी फ़ौज थी। उनकी फ़ोर्स बहुत बड़ी थी, उनकी आर्टिलरी बहुत बड़ी थी, उनकी एमुनेशन बहुत ज़्यादा थी। हम तो बहुत पीछे थे, लेकिन अगर किसी चीज़ में बड़े थे हम, तो वो था हमारा जज्बा, हमारा ईमान। रियाज अहमद चौधरी साहब, मैं चाहूँगा कि हमें आप पीछे लेके जाएँ 1965 में, और जो हमारे देखने वाले हैं उनको 1965 की वो मंज़र क्या था जब रेडियो पाकिस्तान से मैडम नूर जहाँ के जो मिली नगमे हैं वो बजाए जा रहे थे, सुनाए जा रहे थे और कौम का जो लहू है उसको गरमाया जा रहा था। सैयद अयूब खान का वो खिताब था कि जंग का वक्त हुआ जाता है
आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि हिम्मत और हौसले के साथ दुश्मन का मुकाबला करें। वो क्या मंजर था कि BRB कैनाल की तरफ एक तरफ फौजी जवान जा रहे थे, दूसरी तरफ आवाम बहुत बड़ी तादाद में जाना शुरू हो गई थी, वो क्या मंजर था? मैं गुजारिश करूँ आपसे कि 5 और 6 सितंबर की दरमियानी रात इन्होंने 3 मकामात पे हमला किया। ये जस्सर के मुकाम, सियालकोट से, जी हाँ, यहाँ बागा साइड, जी हाँ, और तीसरा राजस्थान से। तो अल्लाह के फजलो करम से तीनों महाजों पे उनको पुष्पाई का सामना। बेशक मैंने जो हिस्ट्री पढ़ी है सेकंड वर्ल्ड वार की और फर्स्ट वर्ल्ड वार की, सेकंड वर्ल्ड वार में इतने बड़े पैमाने पे अगर किसी मुल्क ने, जर्मनी ने या और किसी मुल्क ने हमला किया है तो वो कई मुल्क जो थे, जी हाँ, तबाह हो गए, वो कब्जे में लेके। हाँ। लेकिन ये पहली बार हुआ कि एक मुकाबला था, थोड़ी फौज, बहुत कम मसले के साथ उसने उनका मुकाबला किया। और तारीख की सबसे बड़ी टैंकों की जंग, तारीख की सबसे बड़ी टैंकों की जंग जो है अल आलमीन में, लिबिया में अल आलमीन के बाद सबसे बड़ी जंग है अब तक। ये चिविंदा के मुकाम पे, जी हाँ, और चिविंदा के मुकाम पे उन्होंने तमाम अपना आर्मर्ड फोर्स जो थी वो झोंक दी। अंदाजा करें कि वो अलर्ट स्टेशन है चिविंदा से, जी हाँ, सियालकोट की, जी हाँ, उसने उनका कब्जा हो गया था और फिर चिविंदा की तरफ बढ़ रहे थे। तो चिविंदा में 24 घंटों के अंदर वो उनके टैंकों का कब्रिस्तान बना और हमारे जवानों ने बम बांध के टैंकों के नीचे लेट गए, आगे लेट गए। वाह। और 24 घंटों के अंदर पसवाई का सामना करना पड़ा भारत को। टैंक आर्मी ने तबाही में जितने इसमें चिविंदा के मकाम पे, चिविंदा के मकाम। तो इसलिए आप जहाँ कहीं भी जाएं तो आपको चिविंदा बन ये उसकी याद में। जी हाँ। तो मैंने वहाँ देखा भी है, वहाँ जहाज भी है, वहाँ उसका वो बना हुआ जी हाँ, मैंने सब देखा है। तो अंदाज़ा करें कि जम्मू की साइड से भी उनका था, वहाँ भी आसरों का। हमारे पास फौज इतनी कम थी कि अब देखें कि ये नौजवानों की बहादुरी है और नूर जहाँ के नगमे जो है उन्होंने लहू गवा दिया। फिर देखिए, ए राह के शहीदो वफा की तस्वीर हो, ये वतन की मिट्टी तुम्हें सलाम कहती है, ये वतन की फजाएं। अयूब खान ने जो रेडियो पाकिस्तान से उसने खिताब किया है, तो ये तकरीर जो है, तकरीर लिखने वाले भी बहुत अल्ताफ को साहब कमाल तकरीर लिख दी थी। उससे अच्छी तारीख ये तकरीर दुनिया की किसी तारीख में नहीं लिखी गई। ठीक है, वो तकरीर आज भी सुने तो ऐसे लगता है कि दुश्मन हमला कर दिया है और उठो और बाहर निकल जाओ। तो सारी कौम उठ खड़ी हुई। अब देखें कि ये BRB कैनाल से अजीज भट्टी यहाँ शहीद हुए। जी हाँ। मैं मलखुदावर बच्चा साहब सब ये बेस्ट पाकिस्तान थे, बच्चों वीडियो भी होता है, तो उनके साथ सबसे पहले उनकी कब्र पे मैं गया। तो 6 सितंबर को देखें कि पसपा करने के बाद खेमकरन तक गजावर से आगे खेमकरन स्टेशन है, बोलते वो आता है, ये 4 थाने उसमें चले गए। तो खेमकरन पे भी कब्जा हो गया, कसूर की साइड पे। हाँ, ये खेमकरन, जी हाँ, इस पे भी कब्जा हुआ। तो फिर वहाँ उन्होंने से पानी था, मौसम ऐसा था, जाहिर है कि इस तरह का जैसा मौसम है, जी हाँ, बताइए, बारिशें बहुत हुई थी। तो इस सब कुछ के बावजूद राजस्थान में जो हुआ, तो देखिए कितना लंबा डेजर्ट था, वहाँ भी उनको पसपाई हुई बहुत ज़्यादा। ठीक है, सैकड़ों मील तक आप अंदर गए। इसी तरह देखें कि नेवी का जो कारनामा है कि हमारी द्वारका, ये जो उनका मंदिर है, जी हाँ, द्वारका में, जी हाँ, तो द्वारका में उनका बहरी अड्डा था। तो अब देखिए कि उनको वहाँ पे पुष्पाई, और ये
बहरिया की जो जंग है, सुंदरी जंग, जी हाँ, तो बहुत बड़ा मार्का है, तो कितना बड़ा उनको नुकसान उठाना पड़ा। और हम तो बहुत छोटी तादाद में थे। फिर देखिए क्या नाम आलम का कि पठानकोट के एयरपोर्ट पे वो हमला करते हैं, तो कितने त्यारे थे जो ग्राउंड कई वहाँ इनका हुआ, तो वो देखिए ना किस जज्बे से कितना आदमी आपका वो क्या कॉम्बैट मिशन था एम आलम का, एक अकेले पायलट ने हमारे तो अजीज बच्चे सर देखिए जान दे रही उनको रोका है। 5 दिन रोकी रखा। अब देखिए अच्छा ये बताएं कि जब 5 और 6 सितंबर और 5 सितंबर की रात को जब ये अयूब खान ने ऐलान किया और कौम को बताया कि जंग शुरू होगी, आपकी कितनी उम्र थी तब? मैंने तो कुछ का कवरेज किया है भाई, मैंने मुल्तान जाके बम गिराए थे 11 सितंबर को, मैंने वो भी कवर किया, मैंने यहाँ भी कवर किया। वाह, ठीक है। अब उस जमाने में मैं रहता, वो जोश क्या था वो ये बताएं। जोश जब आपने अयूब खान की तकरीर सुनी तो क्या जोश क्या था? कि इतना जोश ईमानी था उस तकरीर के अंदर, और उससे लोगों के खून को यानी सब जगह नाराज तकरीर और लोग छतों पे और इस तरीके से यानी है, इतना जज्बा था इस कौम में। उसके बाद आज तक मैंने वो जज्बा नहीं देखा। बदकिस्मती हमारी, बहुत जज्बा था। अब देखिए कि लोग छतों पे निकल के, ठीक है, कोई डर और खौफ नहीं था, है नी? किस तरीके से हमारी मुसल्लह फौज ने, आर्मी ने, नेवी ने, है नी, और एक एयरफोर्स ने बहुत सरदर की बाजी डाली है। तो यही वजह है कि हम 6 सितंबर को हमारी तारीख में
तो एक दिन उनसे पूछा गया, इंटरव्यू हुआ कि आपने ये जो है कलमा तैयबा पाकिस्तान का मतलब क्या? तो उन्होंने कहा, मुझसे लोग अक्सर सवाल करते थे, रोज़ पूछते थे पाकिस्तान का मतलब क्या? तो मैं फिर ये नज़म लिख के आया कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। वाह, ठीक है, तो ये ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद है, बेशक, और ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर हमेशा हमेशा के लिए कायम रहेगा, बेशक। और अल्लामा इकबाल मैं बता दूँ, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ये 29 मई को हज़रत मुजद्दिद सानी की तुरबत पे जाते हैं। तो वो बयान करते हैं कि मैं नमाज फजर के बाद सो गया, तो मुझे 3 दफ़ा ख्वाब में शायद माप की तरफ से पैगाम दिया गया कि आप सरहंद जाएं, हमने आपका मामला सरहंद भेज दिया है। तो कहने लगा तीनों एक ही के पैगाम मुझे कौन दे रहा है, लेकिन ये है कि साल माफ़ कीजिए वो है। तो मैं पहले 9 साल के थे, तो मेरा ख्याल था कि 8-9 साल की उम्र में होंगे जावेद मुकाल को, तो मैं वहाँ लेके जाऊँगा। तो ये मेरे दिल में ख्वाहिश थी, लेकिन जब ये मुझे ये पैगाम मिला तो मैं फिर वहाँ सरहंद गया। तो सरहंद जाके तो हज़रत मुजद्दिद सानी की तुरबत पे कुरान खानी कर रहे हैं और रो रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने वापस आके मोहम्मद बिन फौक को रिकॉर्ड भी किया अपने तस्ला कि मुझे ये पैगाम मिला था, और उसके बाद जो मुझे अरूज मिला है, मेरी पॉपुलैरिटी हुई है, उससे पहले मैं ज़ीरो था। उसके बाद ये रिसालत माफ़ के मैसेज के बाद जो मैंने वहाँ हुआ तो मुझे पता चला कि मैं क्या हूँ, और मुझे अरूज तब मिला वहाँ जाने में। तो वो भी कहते हैं, मैं भी मतलब सेम व्यू कि हज़रत इमाम रब्बानी वो नज़िया पाकिस्तान के बानी है, ठीक है, सबसे पहले जी हाँ। फिर उसके बाद वो जाते हैं हज़रत औरंगजेब उनकी दक्कन गए थे, वहाँ से वापसी में वहाँ औरंगाबाद में जाते हैं। तो वहाँ भी जाके उन्होंने फारसी के अंदर उनको ट्रिब्यूट पे किए हैं। तो उन्होंने कहा कि इन्होंने इस सरजमीन के अंदर बेड़ा उठाया कि कलमे और तौहीद को फैलाना है इस हिंदुस्तान। सुभान अल्लाह। जो अकबर ने दीन इलाही फैलाया था उससे बड़े लोग गुमराह हो गए थे, लेकिन कोई हिंदू कन्वर्ट नहीं हुआ, अंदाजा करें। तो उन्होंने उस सारे असल को दीन इलाही को गायब किया और उनको नाकाम, यानी वही ना कि कलमे की बुनियाद थी, इस्लाम की बुनियाद थी। कहते हैं कि इमाम रब्बानी और हज़रत मुजद्दिद सानी ये और हज़रत औरंगजेब, इनको उन्होंने ट्रिब्यूट पे किए। हज़रत सैयद अली हजवेरी साहब को दिया, फारसी के अंदर किया। तो ये 3 काम। फिर वो जाते हैं सुंगापट्टम में, सुल्तान जी को शहीद की उस पर। तो सारी चीज़ें देखते हैं, शादका पे जो ठहरे हैं तो रुकते रहे हैं जी। हाँ जी। तो बल्कि इसमें मैं गुजारिश करूँगा कि ये कलमे की बुनियाद पे बना है, और कलमे की बुनियाद पे ताकि मेरा ईमान है, बेशक हम सबका ईमान है। और ये कुफरिस्तान जो है, मैं समझता हूँ कि इंडिया जो कुछ आज कर रहा है उसके अज़लान बिल्कुल वही है, लेकिन किस तरीके से देखे हमें तनहा करने की कोशिश कर रहा था तो तन्हाई हो गई, और उसकी फौज की जितनी पटाई चीन के हाथों हुई है, पसपाई हुई है उसको। और अभी जो अभिनंदन को भेजा था, अभी वो देखे चाय पीने के लिए भेजा था, देखे जो कुछ हुआ है। तो वो ये आपने उसको 2 जहाज भी गिराए, उसको पकड़ा, और अगर थोड़ी देर तक फौज ना पहुंची ना लोग उसको मार देते थे, इतना लोगों के अंदर। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब देखें कि वो उनकी आखिरी हुआ है, और इंशाअल्लाह जब भी कभी मार का पेश आया, ये कौम और ये हमारी अफवाज उनको हमेशा शिकस्त देगी इंशाअल्लाह। ये 65 की जंग में जो कुछ उनको हज़ीमत उठानी पड़ी है, उसकी वजह से देखें कि बाद में फिर सोवियत यूनियन, मुक्ति बाहिनी, मुजीबुर रहमान, ये जो बाकायदा बनता है, मुक्ति बाहिनी दाखिल किया इंडियन फोर्सेस हैं जो है, और उससे सोवियत यूनियन ने असला दिया और वो किया, ठीक है। और ये हमारी बहुत बड़ी किस्मती है कि असल में 65 की जंग में ईस्ट पाकिस्तान में ये एहसास पैदा हुआ
कि हमारा डिफेंस कमजोर है जी। तो अब देखें कि वहाँ भी ऐसे ऐसे मार। लेकिन 65 के वाक़े ने जहाँ पूरी दुनिया को हैरान परेशान कर दिया कि एक छोटी सी फौज छोटे से असले के साथ सिर्फ जज्बा ईमानी के साथ और जज्बा शहादत के साथ बड़ी फौज को तबाह कर दिया। जहाँ पे हम ता क़यामत इस दिन को याद रखेंगे, वहाँ पे वो भी याद रखेंगे, वो भी आज तक ये समझ नहीं सके। करूँ आपके कि उनके यहाँ की किताबें और सेमिनार्स की रिपोर्ट मौजूद है, ठीक है, तो वो उनके अंदर वो अपनी शिकस्त को तस्लीम करते हैं। उनकी तो इंस्ट्रक्शन थी बाकायदा कि आप सेकंड डिफेंस लाइन रिवर ब्यास के उस तरफ आ जाएं। अच्छा, मुझे सिर्फ कोई एक वाक़या बता दें कि जब BRB पे ये लड़ाई शुरू हो चुकी हुई थी और ऐलान हो चुका हुआ था, तराने चल रहे थे, फौजें जा रही थी, एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, लोग किस तरीके से जा रहे थे बॉर्डर की तरफ? लोग तो मैं बताऊँ कि हज़ारों की तादाद में खाने तैयारों के पहुँचा रहे थे फौजियों को वहाँ पे तोपों के लिए गोला बारूद उठा के दे रहे थे, मदद कर रहे थे, इतनी मदद सब फौज बन चुके थे। दुनिया की तारीख में इस तरह लोगों ने जो साथ दिया है कभी, वरना तो कौमें डर के चुप जाती हैं, कभी नहीं हुआ जितना जज्बा वो था। हर जगह पे, हर महाज पे, वहाँ देखे सिंध के महाज पे होल वो गए है जी, और बड़ी थोड़ी फौज थी और लोगों का दस्ता था, तो लेके कि वो कहाँ तक गए, द्वारका से लेके राजस्थान से लेके ये खेमकंड तक देखें, और इसको देखें ना कि वापस आपने हम किया है, और चुनिया के महाज से और उस महाज से भी इनको पसवाई हुई, वहाँ भी वो नहीं आ सके 24 घंटे के अंदर, और जिम खाना आके चाय नहीं पी सके। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया और हमारे नाजरीन को कुछ तारीख़ के पिछले दिनों में लेके गए और बताने की कोशिश की कि वो जज्बा क्या था। बड़ी खूबसूरत बात किया रियाज चौधरी साहब ने कि हमारा ईमान है ये कि हम 1965 की जंग भी अपने ईमान की बुनियाद पे जीते थे। ये मुल्क कहीं भी ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे हुआ था, इस्लाम के नाम पे हुआ था, अल्लाह के नाम पे हुआ था, ता क़यामत कायम भी इस्लाम के नाम पे ही रहेगा। और यही भारत ने, कुफ़ार ने कोशिश की थी कि इस्लाम के जो किला है उसको फ़तह किया जा सके, और आज तक की कोशिश वो करता जा रहा है। और हमारा ईमान है और हमें ये दुआ है हमारी कि जब भी ऐसा हो हम तमाम लोग, क्योंकि ये वो नस्ल थी जिन्होंने 1965 की जंग देखी, एक नस्ल हमारी है जो आज भी अपनी कौम के लिए, अपने वतन के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहती है। और हमें उम्मीद ये करनी चाहिए, दुआ करनी चाहिए कि वो जज्बा ईमानी हमारे दिलों में भी मौजूद रहे, ताकि अगर दोबारा कभी ऐसी कोई हरकत होने की कोशिश हो। करना चाहूँगा कि इंडिया और ईसाई हमारी बर्बादी के मशवरे कर रहे हैं, तो इंशाअल्लाह मेरा ये ईमान है कि ये फौज हरमैन को भी और मिडल ईस्ट को भी ये बचाएगी इंशाअल्लाह, और इन्हीं के खून का वो अंजाम हो। बेशक इंशाअल्लाह, मेरा ईमान है, हम सबका ईमान है जी। और रिसालत माफ की पेशगोइयाँ भी बेशक, बहुत शुक्रिया।